नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव वीड़ावादनी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस क्रम में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ चुके हैं, मोहम्मद गोरी यहाँ पर जो है मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। वो उसी के साथ में ही कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी आते हैं। फिर यहाँ पर जो है देखिए, जब यहाँ पर भारत को विजिट किया मोहम्मद गोरी ने, तो उसका एक बहुत ही विश्वसनीय दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन को वो जो है यहाँ की सत्ता का कमान जो है सौंप करके वो अपने गौर प्रदेश की तरफ जाता था। फिर वहाँ से आना जाना उसका इसी क्रम में लगा रहता था। तो एक बार जाने के क्रम में खक्खर जातियों द्वारा उसकी मृत्यु रास्ते में कर दी जाती है। फिर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का ही वंश जो है चला आता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसमें कैसे इस्लामिक सत्ता जो है पूरी तरीके से भारत पर कब्जा कर लेती है। तो इस वीडियो में इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि पहले अब इसमें सल्तनत काल पढ़ा जाएगा। सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आए। तो देखिए कि 15 मार्च 1206 ईस्वी को गोरी की मृत्यु के बाद का कहानी है पूरा। इस 320 वर्षों में कई मुस्लिम वंशों का शासन हुआ, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो जो अगर हमको इसको याद करना है परीक्षाओं में, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, प्रश्न में पूछ लेता है कि वंशों का कौन सा क्रम सही है, तो उसमें आपको ऊपर नीचे करके दिया रहेगा। तो इसलिए इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। एक ट्रिक है, इस ट्रिक को भी आप याद कर सकते हैं कि गुलाम से गुलाब बना दिया गया, खिलजी से खिले बना गया है, तुगलक से तो बना दिया गया, सैयद से सूंग बना दिया है, लोदी से लो बना दिया। तो इस प्रकार पूरा मिला देंगे तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। आपको अब याद हो गया होगा, अब आप अपने आप निकालेंगे। फिर देखिए, अब इस क्रम में पहला जो होता है वो होता है गुलाम वंश। पहला क्या होता है? वो होता है गुलाम वंश। अब ये देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 ईस्वी तक ये गद्दी पर शासन करता है। ये जो है शासन करता है। यह जो है ऐबक का बहुत ही विश्वसनीय दास था। यह तुर्क जनजाति का था। यह किस जनजाति का था? तुर्क जनजाति का था। अब देखिए, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको वहाँ के किसी काजी ने खरीदा था, मतलब जो है, और उससे जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने उस काजी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था या दास था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक, आगे लाख बख्श, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था और लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये भी आपको दिमाग में हो जाना चाहिए। कुतुबुद्दीन, अब भाई जनरल बात है कि उसके नेचर इतना बढ़िया रहा होगा, तभी तो उस पर मोहम्मद गोरी इतना विश्वास करता था कि जो कि विजित प्रदेशों को उसको दे देता था। तो इसका नेचर अच्छा ही रहा होगा। अब इसी ने कुतुब मीनार की नींव डाली। एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। इन्हीं की याद में कुतुब मीनार की इसने नींव डाली, जो कि जो है पूरा नहीं करवा पाया था, केवल नींव डाला था। आगे देखिए, इसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया, एक दिल्ली में, एक अजमेर में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये प्रश्न आया था अभी जल्दी में कहीं, जिसमें ये पूछ लिया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो क्या है वो? ये एक मस्जिद है, आपको ये याद रखना चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तो इसने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन को गोरी ने मलिक की उपाधि दिया था। कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गोरी ने मलिक की उपाधि दिया था। मलिक अर्थात आप मालिक समझ लीजिए, याद करने की दृष्टि से उसको मालिक बना दिया गया, इसलिए मलिक उपाधि कौन दिया उसको? मोहम्मद गोरी उसका जो मालिक था। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति
बख्तियार खिलजी था। जब यहाँ पर वो शासन करने लगा तो उसको सैन्य व्यवस्था संभालने के लिए उसका सेनापति था, तो सेनापति उसका बख्तियार खिलजी था, जो कि आया वहीं था, उसी के साथ में मोहम्मद गोरी के साथ में ही आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। देखिए, जब शासन इधर जो है लाहौर साइड में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे, तो उस समय बख्तियार खिलजी को ये सोचता है कि चलिए हम पूर्वी साइड में जो है आक्रमण करेंगे और इधर भी जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इस क्रम में ये जाता है तो देखता है कि नालंदा में, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये देखता है कि बौद्धों के लिए सारी व्यवस्था है, उसमें लगभग 10,000 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था थी। तो इसको ये लगा कि यहाँ इस्लाम धर्म कैसे मतलब वो होगा, ये सब तो बुद्ध हैं। तो इसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को एकदम तोड़वा करके जो है जलवा दिया। फिर देखिए, अब 1210 ईस्वी में इधर आ जाइए। अब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था। चौगान इस समय वर्तमान समय में अगर समझना हो तो पोलो खेल की तरह होता था चौगान। तो पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हो जाती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई थी, तो आप मार देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये भी प्रश्न आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं हमने आपको वहाँ पर लिख दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके जस्ट बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, जो इसी का ऐबक का ही पुत्र होता है, ये गद्दी पर बैठता है 1210 से 1211 ईस्वी में। लेकिन यह एक अयोग्य शासक हो जाता है। इसको शासन व्यवस्था जो है संभालने का ढंग नहीं था। आराम शाह मात्र 8 महीनों के लिए शासक बनता है। ठीक, अब आगे इसमें यह है कि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया, एक दूसरे से गुलाम थे। तो जब देखा इल्तुतमिश की ये जो है सही शासन नहीं चला पा रहा है, तो यह इसको जो है गद्दी पर से उतार करके वहाँ के जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उनसे मिल करके पूरी रणनीति के तहत आराम शाह को उतार करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। 1211 ईस्वी में से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। यह इल्तुतमिश ऐबक का दास था। यह ऐबक का दामाद था। देखिए, दास पहले था, दामाद बाद में हुआ था। आगे, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया और वहाँ पर शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बना। देखिए, इसने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि किसने लाहौर से राजधानी दिल्ली को लाया, तो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये मान लीजिए भारत हो गया। ठीक, अब ये भारत हो गया, तो यहाँ पर लाहौर पे वो शासन कर रहा था। अब यहाँ से दिल्ली यहाँ है। अब दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कौन कर दिया? इल्तुतमिश दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे। और इसे ही गुलाम वंश का असली संस्थापक या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अब एकदम दिल्ली जो है दिल्ली में ला दिया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कई मायनों में इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए, अब इल्तुतमिश के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के बारे में एकदम डिटेल्स पढ़ा जाएगा। तो इल्तुतमिश इसने इक्ता प्रथा प्रारंभ किया। इक्ता प्रथा का मतलब समझ लीजिएगा। इक्ता प्रथा ये होता था कि जैसे जो सरकारी ज़मीन थी उसको जो जमींदार रहते थे उनको दान में दे दिया जाता था और उनसे उसके बदले में कर लिया जाता था या लगान लिया जाता था। तुर्क-ए-चिहलगानी एक संस्था, इसका भी जो है इसने जो है बनाया। तुर्क-ए-चिहलगानी में इसने क्या देखा कि अक्सर जो है
मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, तो इसने सोचा कि मतलब ऐसा हम एक सिस्टम अपने पास बना लें जिसमें 40 सरदारों का, मतलब ये बुद्धिजीवी लोगों का गुट था, और कह लीजिए कि एक तरीके से ये लोग 40 लोग जो है बहुत ही तेज तर्राक थे, इनकी गुट को बना दिया गया, जिससे शासन चलाने में थोड़ा सा और आसानी हो सकती है। अब इसने महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि ये शुद्ध सोने के भी सिक्के जारी किया था, शुद्ध सोने के भी सिक्के जारी किया था, अरबी सिक्के। और इसके जो है टंका था, एक टंका जो है, टंका चांदी का बना हुआ था, जीतल जो था वो तांबे का था, इसको याद रखिएगा। अब इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भले ही उसके बेटे से गद्दी को छीन लिया, लेकिन दास तो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसलिए कर्तव्य का निर्वहन किया और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश। और स्टार्ट कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने चंगेज खां के नेतृत्व वाली मंगोलों की सेना के आक्रमण से अपने सल्तनत की रक्षा की। देखिए जैसे सपोज करिएगा भारत है मान लीजिए, तो ये आपका जो है यहाँ से, और मान लीजिए कि है ये आपका ऐसे है, मान लीजिए भारत का मैप इधर ऐसे बना लीजिएगा, समझ लीजिए। यहाँ से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मंगोलों का आक्रमण होता है भारत पर, तो इससे भी इल्तुतमिश ने चंगेज खां के नेतृत्व वाली मंगोलों की सेना के आक्रमण से अपनी सल्तनत की रक्षा की। अब राजधानी दिल्ली ला लिया था, इससे रक्षा किया जो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आए थे। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में समझ लीजिए, इसके 3 औलाद थे, जैसे सबसे बड़ा लड़का रुकनुद्दीन था, इसके बाद रजिया थी, फिर बहराम था। तो इस क्रम में कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने पहले ही रजिया को शासक के रूप में घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठ गया। क्योंकि ये बड़ा था तो ये समझा कि हम ही उत्तराधिकारी होंगे, इसलिए ये बैठ गया। यह एक अयोग्य शासक निकला। इसकी जो स्थिति क्या थी, यह विलासी प्रवृत्ति का था। यह किस प्रवृत्ति का था, विलासी प्रवृत्ति का था। मतलब इसको एक तरीके से कह लीजिए विलासिता में कई चीज़ें आ जाती है, उस प्रवृत्ति का था, जिसके कारण वहाँ की जनता और जो अमीर लोग थे, अमीरी तुर्क थे, उनके बीच यह अलोकप्रिय हुआ। और तब फिर इसके बाद जब अलोकप्रिय हुआ तो तुर्की अमीरों ने इसे गद्दी से हटाकर फिर जिसको इल्तुतमिश साहब चाहते थे कि गद्दी पर बैठे, उसको बैठा दिया गया, रजिया को। अब रजिया को जब गद्दी बैठा दिया गया तो ध्यान दीजिए, रजिया 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका बन जाती है। ये प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, तब भी रजिया सुल्तान होगा। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तब भी रजिया सुल्तान होगा। कहा जाता है कि उस दरबार में एक याकूत नामक एक व्यक्ति हुआ करता था, उससे इसका जो है प्यार प्रसंग चलने लगता है, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। तो फिर इसके बाद वहाँ की जो अमीरी तुर्क थे, ये भी तब इससे भी परेशान होने लगे। तो इसने जो है अल्तुनिया भटिंडा का जो शासक था, उसको ये सब बताया कि तुम इस पर जो है आक्रमण करो। बाहरी लोगों ने आक्रमण करने के लिए इसे जो है प्रेरित किया। तब देखिए इसने पर्दा प्रथा का भी त्याग किया कि महिला हैं तो हम बुर्के में नहीं रहेंगे या हम पर्दे में नहीं रहेंगे। चोगा पहन करके दरबार में आने लगी, चोगा पहनकर पुरुषों की तरह। ठीक, इसने अल्तुनिया, देखिए जब अल्तुनिया जो है भटिंडा का जो शासक था, ये इस पर आक्रमण करता है और इसको तब क्या कर लिया, इसको जो है बंदी बना लिया। तो फिर तब रजिया यहीं पर जो है रणनीतिक
रणनीति के तहत उससे शादी या निकाह करने की जो है ठानी, तो वो उसने उससे शादी कर लिया, अपने जाल में चाहे जैसे फंसाई हो। फिर जिसके कारण गैर तुर्क से निकाह करने के कारण अमीरी तुर्कों ने इसे गद्दी से हटा दिया। ऐसा था कि जब ये, क्योंकि ये भटिंडा का शासक था तो ये गैर तुर्क था, तो इसलिए जो तुर्की अमीरी तुर्क थे उनको ये बुरा लगा कि ये कहीं बाहरी जो है रजिया उससे शादी कर ली है, इसलिए ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसको भी गद्दी से हटा दिया जाए। तो जब ये इसको बंदी बना करके वो अल्तुनिया बाहर ले गया था, वहाँ से लौटने के क्रम में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की मृत्यु कर दी। ये किसी बुक में ये है, किसी बुक में ये है कि जब ये वहाँ से रजिया जो है अल्तुनिया के साथ वहाँ से गई तो दिल्ली की गद्दी उस समय खाली हो गई थी, तो बहराम शाह ने वो लोग जब लौट रहे थे तो उसी रास्ते में जो है कैथल के पास में अल्तुनिया और रजिया की मृत्यु करवा देता है। फिर इसके बाद बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का ही छोटा पुत्र था, बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन था, फिर बहराम आ जाता है। तो फिर बहराम शाह जो है गद्दी पर बैठ जाता है 1240 से 1242 ईस्वी के बीच, 1240 से 1242। अब आगे देखते हैं। देखिए बहराम शाह, अब बहराम शाह जब बैठा तो यह भी एक अयोग्य शासक निकल गया, ये भी अच्छा शासक नहीं निकला दिल्ली के लिए। फिर मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक। बहराम शाह के बाद 1242 में मसूद शाह आया। तो मसूद शाह की नीति से बलबन बहुत जैसे परेशान रहता था, तो उसने षड्यंत्र रचा। बलबन ने षड्यंत्र रचकर इसे भी पद से हटवा दिया। फिर देखिए 1246 से 66 नासिरुद्दीन महमूद। 1246 के बाद 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठता है। इसे कहा जाता है कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी, ये शासन उसे भी बढ़िया नहीं चला पा रहा था, जिसके कारण चाहे जो कह लीजिए कि इसके आदेशों का उतना पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण इसकी आर्थिक स्थिति डाउन थी। इसको कहा जाता है कि इसको टोपी सी कर भी पहनना पड़ता था, या इसको कह सकते हैं कि टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला शासक। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से करा दिया। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। अब देखिए क्या हो गया, अब बलबन ने अपनी पुत्री का शादी जो है नासिरुद्दीन महमूद से करवा दिया। अब फिर इसके बाद फिर बलबन को नासिरुद्दीन खुश हो गया और उसको उलूग खां की उपाधि दे दी। फिर 1266 में नासिरुद्दीन की हत्या कर बलबन गद्दी पर बैठ गया। देखिए वो अपनी लड़की का शादी इसीलिए कराया था कि मैं जो है इनसे एकदम डायरेक्टली जुड़ जाऊंगा, फिर इसके बाद इस साम्राज्य को हथिया लूँगा, क्योंकि बलबन भी बहुत दिमागदार था। अब जैसे जब संबंध में जुड़ गया तो फिर आना जाना अंदर तक हो गया, फिर उसी में रणनीति खेल करके उनकी हत्या कर दिया। हत्या करके फिर जो है खुद गद्दी पर बैठ जाता है 1266 से 1287 ईस्वी में। 1266 से 1287 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठता है। देखिए बलबन जब गद्दी पे बैठता है तो इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त नीति का मतलब ये है कि जैसे राज्य के लिए या राजा के लिए अगर कोई कार्य अगर किया जा रहा है, उसमें कोई भी व्यक्ति रुकावट बनेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। लौह मतलब तलवार के बल पर, मतलब, और रक्त मतलब खून, जानबे करते हैं कि उस नीति को अपनाया कि ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे। इसने देवत्व के सिद्धांत को माना, स्वयं को ईश्वर अल्लाह का प्रतिनिधि बताया। ये कहता था कि मैं आप लोगों का जो है शासक हूँ, इसलिए कि भगवान ने मुझे जो है अपने रूप में यहाँ पर भेजा है, प्रतिनिधि बताया। इसने नवरोज उत्सव, नए त्यौहार का जो है प्रारंभ किया। इसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया। अब ध्यान दीजिएगा, तुर्कान ए चिहलगानी जिसमें 40 सदस्य होते थे, ये कह लीजिए कि जो महान लोग रहते थे उसमें तुर्कान ए चिहलगानी, उस तुर्कान ए चिहलगानी का ही एक मेंबर हुआ करता है बलबन। अब इसके बाद 39 लोग बचते हैं।
अब ये 39 की हत्या करवा देता है और तुर्कान चिहलगानी को समाप्त कर देता है। तो इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये है कि तुर्कान चिहलगानी को नसरुद्दीन महमूद के समय में ही बलबन ख़त्म करवा देता है। अब इसके बाद इसने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई। देखिए, सिजदा और पाबोस का प्रथा का मतलब क्या था? ये कहता था कि मैं खुद जो है ईश्वर का रूप हूँ, आप जो है मुझे ही, सिजदा का मतलब जो ऐसे नहीं होता है, वो लोग अल्लाह की तरफ कहते हैं, तो उसमें ही सिजदा का मतलब जैसे उसके सामने जाकर के सिर झुकाना और ऐसे करना, और पाबोस का मतलब उसके पैरों को चूमना। पाबोस का मतलब वो कहता था कि मेरे पैरों को चूमो। पाबोस प्रथा चलाई। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को भी बचाया। बलबन के समय में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, देखिए अमीर खुसरो एवं अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो पटियाली बदायूं यूपी के, इनका जन्म बदायूं यूपी में हुआ था। ये प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश PCS में भी कई बार आया है। इन्हें सितार व तबला के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो अमीर खुसरो पटियाली बदायूं के शासक थे। बलबन की मृत्यु के बाद 1287 ईस्वी में कैकूबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली की गद्दी पर कैकूबाद बैठ जाता है, तो ये भी अयोग्य शासक निकलता है। फिर इसके बाद क्यूमर्स आता है जो कि एकदम अंतिम शासक होता है 1290 ईस्वी में। कि अब देखिए क्यूमर्स भी अयोग्य शासक निकल जाता है, उतना बढ़िया देखरेख नहीं कर पाता है शासन का, राज्य का। तो इस क्रम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैमूर्स को मार डालता है और नए वंश की स्थापना करता है, जिस नए वंश के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो नया वीडियो है आपको उसकी सूचना मिल सके, अन्यथा मिलेगी नहीं। धन्यवाद।